नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का त्रिपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, क्रिया में कर्म के आधार पर क्रिया किस प्रकार होती है। आज हम दूसरा क्रिया का जो भाग है दूसरा, उस पर चर्चा करेंगे। पहले तो हमने कर्म के आधार पर क्रिया के बारे में बताया था। अब आता है दूसरा आपके प्रयोग के आधार, प्रयोग व रचना के आधार पर। ये अपन पढ़ चुके हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रयोग व रचना के आधार पर प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के कुछ भाग हैं। वो हैं जैसे कि सबसे पहले संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया का मतलब है कि जिस वाक्य के अंदर एक से अधिक क्रिया यानी दो क्रियाएं सम्मिलित होकर वाक्य के अर्थ को प्रकट करती हैं, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। ये आपके पास वाक्य है, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। अब इसमें दो क्रियाएं, एक तो ये खेलता और फिर दिया, दिखाई दिया। तो ये दोनों मिलकर ये जो संयुक्त क्रिया बनती है और पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट कर रही है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त क्रिया होती है। अब संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि संयुक्त क्रिया में भी चार भाग हैं। संयुक्त क्रिया में चार भाग ऐसे हैं। सबसे पहले आता है मुख्य क्रिया, दूसरी आती है आपके सहायक क्रिया, और तीसरी है आपके संयोजी क्रिया, और चौथी है आपके रंजक क्रिया। इन चारों भागों को मिलाकर ये संयुक्त क्रिया बनती है। तो मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया कि वह पढ़ लिया करता है, पढ़ लिया करता है। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? पढ़। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़। ये मुख्य क्रिया है। तो इससे ये वाक्य पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। तो मुख्य क्रिया इसके अंदर होती है। और दूसरी इसमें सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वह पढ़ लिया करता है जो शब्द है, ये सहायक क्रिया होती है। ठीक है, ये सहायक क्रिया होती है। तीसरी होती है संयोजी क्रिया। संयोजी क्रिया में क्या होता है कि जैसे कि उदाहरण ले लिया, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये वाक्य है आपके पास।
मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ये संयोजी क्रिया कैसे हुई कि एक ये पढ़ना और चाहता हूँ दोनों के मिलने से ये संयोजी क्रिया बनती है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है। चौथी है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया में क्या होता है, जैसे कि एक अपन उदाहरण लेते हैं। रंजक क्रिया में जैसे मैं जो भी रंजक क्रिया में मुख्य क्रिया जो होती है उसके अर्थ में एक नया रंग भर देती है, तब वो रंजक क्रिया कहलाती है। नया रंग भरना, रंजक का मतलब है रंगने वाली। तो रंजक क्रिया में क्या होता है कि मुख्य क्रिया के अर्थ में एक नया रंग उत्पन्न कर देना रंजक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, वह घोड़े को दौड़ाया करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दौड़ाया ये एक रंजक क्रिया होगी, यानी एक नया रंग भर दिया इसमें कि वह घोड़े को दौड़ाया करता है। तो इस तरीके से ये रंजक क्रिया बनती है। अब आती है आपके संयुक्त क्रिया के बाद में प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है कि जब वाक्य में कर्ता कार्य स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों से करवाता है या दूसरों को प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के से हम समझते हैं, उदाहरण से, जैसे उदाहरण ले लिया हमने, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। ये वाक्य है हमारे पास, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। अब इसमें प्रेरणा क्या मिल रही है कि अध्यापक से बच्चों को क्या प्रेरणा मिल रही है कि बच्चों से पाठ पढ़वाया जा रहा है। तो बच्चों को प्रेरणा किससे मिल रही है? अध्यापक से। अध्यापक से प्रेरणा मिल रही है। तो अध्यापक क्या हुआ? प्रेरणा देने वाला, और बच्चा प्रेरणा लेने वाला। तो इस तरीके से कर्ता जो है वो अध्यापक है। तो कर्ता स्वयं ना कार्य करके बच्चों से, यानी अध्यापक स्वयं कार्य ना करके बच्चों से पाठ पढ़वाया है। तो इस तरीके से ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तीसरी होती है आपके पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है,
तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण यहां ले लेते हैं। जैसे वह स्नान कर भोजन करता है। भोजन करता है, स्नान कर भोजन करता है। अब इसमें देखो यहां पर कैसे पूर्वकालिक क्रिया हुई कि वह स्नान कर भोजन करता है, यानी सबसे पहले यह क्रिया हुई, स्नान किया, तो पहली क्रिया यह है। फिर भोजन करता है, यह दूसरी क्रिया होगी। तो पहले समाप्त कौन सी क्रिया हुई? ये स्नान कर, तो ये पहले समाप्त हुई। तो इस तरीके से पहले जो समाप्त हुई क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस तरीके से ये क्रिया होती है। प्रयोग व रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, परिणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इस तरीके से हम ये जो क्रिया है, क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु होता है। क्रिया किस प्रकार से बनती है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। संस्कृत में वैसे आपने धातु पढ़ते ही है। हिंदी भाषा जो है संस्कृत से ही निकली हुई है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। तो क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु शब्द जो होते हैं, जैसे पढ़, लिख, हंस, रो, पीट, तो ये सब क्या हैं? ये धातु शब्द हैं। अब इनके पीछे ना लगाकर, ना पढ़ते लगाकर और इसको क्रिया में बदल दिया जाता है। जैसे पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना, तो ये क्या हुआ? क्रिया। ये क्या है? धातु, और ये प्रत्यय। तो इस तरीके से जो क्रियाएं बनती है वो धातु में ना शब्द जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर पीछे, और क्रिया बनाई जाती है। तो इस तरीके से आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है। और ये दो प्रकार की आप जानते ही हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग व रचना के आधार पर। आज कल अपन लेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जैसा कि आजकल ये बीमारी फैल रही है कोरोना वायरस की, तो इसके लिए हमें बचाव भी करना है कि किस प्रकार से इस वायरस से
अधिकतम सुरक्षित रह सकें। तो उसके लिए जैसे कि कई ऐसे बचाव हैं, तो उनमें से मैं बताता हूं कि हमें कभी भी बासी भोजन नहीं करना है। बासी भोजन करने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। ताजे भोजन का ही सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस बीमारियों से बच सकते हैं। तो कोरोना वायरस जो बीमारी है पूरे विश्व में फैली हुई है, तो ये एक हमारे लिए एक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हम ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जो आप लोगों को जो कुछ भी है वो पढ़ा रहे हैं, वो आपको घर पे बैठ के सुनना है, समझना है, ताकि आप शिक्षा से वंचित ना रहें। हम ये चाहते हैं कि आप पूरा शिक्षा का फ़ायदा उठाएं, और जो समय अभी वायरस में स्कूलें विद्यालय बंद हैं, बच्चों को अभी संस्थाओं में नहीं जाना है, तो वो घर पर बैठकर अध्ययन सभी विषयों का करें, ताकि शिक्षा से पीछे न रहें। धन्यवाद।